Welcome back. In this particular video, we are again talking about the solution of chapter number 7, that is querying using SQL. And we are actually talking about the type B, that is application based questions. This is part number 2 for this particular chapter solution. And इसके previous session में already हमने type A questions का discussion किया हुआ है. अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो तक आप जा सकते हैं. नमस्ते स्टूडेंट्स, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ. चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं. बट बिफोर दैट, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें. और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट एज वेल. तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या क्या हैं और उनके सॉल्यूशंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. नाउ इट इज सेइंग दैट फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टेबल. आप देख सकते हैं हमारे पास एक टेबल का स्कीमा अवेलेबल है. बुक इन्फॉर्मेशन इस टेबल का नाम है और इसकी बेसिस पे यहाँ एक क्वेश्चन दिया है. विच एसक्यूएल स्टेटमेंट अलाउ यू टू फाइंड हाईएस्ट प्राइस फ्रॉम द टेबल बुक इन्फॉर्मेशन. इस टेबल के डिजाइन की बेसिस पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इस टेबल में से हाईएस्ट प्राइस जिस भी पर्टिकुलर बुक का है वो डिस्प्ले करना है. चार ऑप्शंस हमारे पास हैं. सिलेक्ट बुक आईडी, बुक टाइटल, मैक्स प्राइस from book information. Second is max price from book information, then maximum price, and then select price only from book information ordered by price description. Now first of all, we all know that to find the highest price there is a function, aggregate function we should say, max के नाम से होता है. इस फंक्शन को यूज करके हम इस क्वेरी का रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं. तो इसका मतलब ये है कि ये जो मैक्स प्राइस का ऑप्शन नंबर ए है और जो ऑप्शन नंबर बी है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा. ये दोनों तो होंगे नहीं. नाउ इट इज सेइंग दैट कि बिना किसी कंडीशन के सीधे हमें ओवरऑल जितने भी रिकॉर्ड्स इस टेबल में अवेलेबल हैं उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट जिसका प्राइस है वो दिखाना है. तो उसकी बेसिस पे हम सीधे सीधे बोलेंगे सेलेक्ट मैक्स प्राइस फ्रॉम बुक इंफॉर्मेशन वुड बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज हमें यहाँ पे और किसी वैल्यूज को डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है. So as per my concern, option B will be the right answer. Now move to the next question. Now you see again there is a new table design by the name of sales जिसमें कि 3 different fields हैं, store ID, sales date and sales amount. Basis on this, the question is which SQL statement lets you find the sales amount for each store. Now it is saying that for each store we have to calculate sales amount. Now इस table में might be possible कि हमारे डिफरेंट स्टोर आईडीज होंगे लाइक 11 और उसकी अलग अलग सेल्स अमाउंट होगी. लाइक किसी डेट पे 200, किसी अनदर डेट पे इसका सपोज सेल्स जो है 300 रुपीज का होगा. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, चूंकि ये ईच स्टोर आईडी बोल रहा है तो ऐसे कई डिफरेंट स्टोर आईडीज का अपना अपना सेल्स अमाउंट होगा. इट मीन्स दैट हमें इसकी समरी जनरेट करनी है अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टोर आईडी. सो ऑब्वियसली जो यहाँ पे हम क्लॉज यूज करेंगे दैट विल बी माई ग्रुप बाई. So on the basis of this we can say this is the group by clause, जहां पे ये बोल रहा है select store ID and sum of sales amount from sales group by my store ID. तो this would be the right answer because having के साथ तो यूनिक वैसे भी नहीं लगेगा. और अगर आप from sales order by करेंगे और यहाँ पे अगर आप इसकी बेसिस पे इसका टोटल सम निकालने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपको रॉन्ग आंसर्स मिलेंगे. और यहाँ पे अगर आप सम करेंगे तो ऑब्वियसली ये टोटल सम आपको प्रोड्यूस कर देगा. सो द राइट आंसर वुड बी द सी ऑप्शन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नाउ हियर इट इज सेइंग ऑन द बेसिस ऑफ सेम टेबल सेल्स विच एसक्यूएल स्टेटमेंट लेट यू लिस्ट ऑल स्टोर्स हुज टोटल सेल अमाउंट इज ओवर 5000 रुपीज. इसका मतलब ये बोल रहा है कि हमें उन स्टोर्स की डिटेल दिखानी है जिनका टोटल सेल्स अमाउंट 5000 से ज्यादा है. इसका मतलब यहाँ पे ऑलरेडी एक पिक्चर क्लियर हो रही है कि हमें यहाँ पे जनरेट करनी है समरी अकॉर्डिंग टू ग्रुप बाय क्लॉज और टोटल सेल अमाउंट करना है. मतलब हमें सम फंक्शन का यूज करना पड़ेगा और साथ ही साथ हमें समरी जनरेट करने के बाद ये चेक करना पड़ेगा कि जिसका टोटल सेल्स अमाउंट 5000 से ज्यादा है सिर्फ उनको ही डिस्प्ले करो. इसका मतलब इस क्वेरी में ग्रुप बाय क्लॉज यूज होगा. साथ ही हम यूज करेंगे हैविंग क्लॉज जहां पे हम इंश्योर करेंगे कि जो टोटल सेल्स अमाउंट है इट इज ओवर 5000 रुपीज. नाउ द ऑप्शंस आर सेलेक्ट स्टोर आईडी, सम सेल्स अमाउंट इज ओके, फ्रॉम सेल्स ग्रुप बाय स्टोर आईडी, हैविंग सम ऑफ सेल्स अमाउंट इज ग्रेटर देन 5000.
Now first this can be the right. Next, select stored ID sum sales amount from sales group by store ID having sales amount greater than 5000. ये भी तकरीबन सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी, चूंकि यहाँ पे हैविंग है ही नहीं तो इसलिए चलेगा ही नहीं, मतलब ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही नहीं है। सेलेक्ट स्टोर आईडी सम फ्रॉम सेल्स वेयर सेल्स अमाउंट इज ग्रेटर देन 5000 ग्रुप बाय दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड। नाउ हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। अब क्वेश्चन में क्लियरली बोल रहा है कि टोटल सेल्स अमाउंट, इसका मतलब जो सम करेंगे हम उसकी बेसिस पे जो है हमें कंपैरिजन करना है इसका 5000 से। अगर हम केवल सेल्स अमाउंट का कंपैरिजन करेंगे तो वो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर नहीं होगा। सो एज पर द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Which SQL statement lets you find the total number of stores in the sales table? Now we have to count total number of stores. So obviously we will use an aggregate function count. So according to this, select count store ID from sales, select count distinct store ID from the sales, select distinct store ID जो तो होगा नहीं, और count store ID from sales group by store ID, right? Now it is clearly saying that total number of stores in the sales table. तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इंडिविजुअल स्टोर्स का टोटल काउंट करना है, इसलिए ये ऑप्शन भी सही नहीं है। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो या तो ए होगा या बी होगा। बट द क्वेश्चन इज दैट ऑलरेडी हमने देखा कि इस टेबल में एक ही स्टोर आईडी कई बार यूज होगा, तो ऐसी सिचुएशन में अगर मैं इसको काउंट करूंगा तो वो सारे को काउंट कर लेगा, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। सो द राइट आंसर वुड बी द ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज हमें इस सारे वंस को सिर्फ एक ही बार लेना है वन, और इन सारे टूस को सिर्फ एक ही बार लेना है, और इस तरह से जितने भी डिफरेंट स्टोर आईडीज हैं उनका टोटल हमें काउंट करना है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नाउ, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट स्टोर आईडी फ्रॉम द सेल्स, वुड बी द राइट आंसर। Move to the next question now. Now here it is saying that which SQL statement allow you to find the total sales amount for store ID 25 and the total sales amount for store ID 45. It is very good question. Now already ये हमको ये चीज क्लियर हो रही होगी कि हमें यहाँ पे फिर से टोटल सेल्स अमाउंट करना है, मतलब हम ग्रुप बाई क्लॉज का यूज करेंगे और यहाँ पे सम फंक्शन का यूज करके सेल्स अमाउंट कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टोर आईडी ग्रुपिंग। सो ऑप्शंस जो हैं, स्टोर आईडी सम of sales amount from sales where stored ID in this group by store ID. So this can be right. Select stored ID sum sales amount from sales group by store ID having stored ID in the 25. That can also be the right answer. Select stored ID sum sales amount from sales where stored ID in this. Definitely ये नहीं होगा क्योंकि हमें यहाँ पे aggregation करना है on the basis of store ID. So ये तो नहीं होगा। Select store ID sum sales amount from sales where stored ID equal to 25 and stored ID is this, and then after we are using what, this group by clause store ID. So might be possible ये भी सही हो। Now अब हम बात करते हैं कि कौन सा सही हो सकता है। Now first of all, जब आप where clause यूज करेंगे store ID, that is absolutely fine. Now यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो जो 24 और 45 से रिलेटेड स्टोर आईडीज हैं वो फिल्टर हो जाएंगे, और उनके फिल्टर होने के बाद में उनकी ग्रुपिंग होगी, और ग्रुपिंग होने के बाद में जो टोटल सेल्स अमाउंट आएगा हर एक स्टोर आईडी का वो फिर उसके साथ में डिस्प्ले हो जाएगा। सो यहाँ पे पहले डेटा फिल्टर होगा और उसके बाद में ग्रुपिंग होगी। और जो ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले हमारा एग्रीगेशन हो जाएगा, जितने भी स्टोर आईडीज हैं, हो सकता है 10 डिफरेंट स्टोर आईडी हो, उन सभी का टोटल सेल्स अमाउंट कैलकुलेट होगा, और उसके बाद में ये जो हैविंग क्लॉज में हमने कंडीशन डाली है 24 और 25 एंड 45 सॉरी, उसकी बेसिस पे डेटा फिल्टर होगा। तो ये दोनों ही आपको आंसर्स प्रोवाइड करेंगे। सो एज पर माई कंसर्न, द ऑप्शन नंबर ए विल बी मच मोर एक्यूरेट इन कंपैरिजन ऑफ बी इफ यू कंपेयर बोथ ऑफ देम। बट ये भी सही है और ये भी सही है, तो आई कैनॉट इग्नोर दिस ऑप्शन नंबर बी। बट जैसा मैंने आपको डिफरेंस बताया, यहाँ पे केवल इन दोनों का एग्रीगेशन होगा तो टाइम कंजम्पशन कम होगा, तो आइडियली इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। हियर वन मोर ऑप्शन इज गिवन,
स्टोर आईडी 25 एंड स्टोर आईडी 45, सो ऑब्वियसली यहाँ पे एंड लग गया, मतलब 25 एंड 45 जब दोनों होगा तभी ये एग्जीक्यूट करेगा, इसलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे राइट नहीं होगा. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नाउ हियर यू सी वी हैव न्यू टेबल दैट इज बाय द नेम ऑफ एग्जाम अंडरस्कोर रिजल्ट, और इसका ये डेटा दिया हुआ है. और ऑन द बेसिस ऑफ दिस द क्वेश्चन इज व्हाट एसक्यूएल स्टेटमेंट डू वी यूज टू फाइंड द एवरेज एग्जाम स्कोर फॉर एग्जाम आईडी इक्वल टू 1. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज एग्जाम स्कोर एंड दैट इज ऑब्वियसली फॉर एग्जाम आईडी इक्वल टू 1. तो जैसा मैंने प्रीवियस सेशन में बताया, डेफिनेटली वी विल यूज ग्रुप बाय क्लॉज, और यहाँ पे वेयर भी यूज हो सकता है और हैविंग भी हो सकता है. सो चूंकि यहाँ पे पहला ऑप्शन है सेलेक्ट एवरेज फ्रॉम एग्जाम रिजल्ट, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि हमें एग्जाम आईडी 1 की बेसिस पे सर्च करना है. सो ये फॉल्स हो गया. सेकंड, सेलेक्ट एवरेज एग्जाम स्कोर राइट है, फ्रॉम एग्जाम रिजल्ट दैट इज ऑल्सो राइट. ग्रुप बाय एग्जाम आईडी करेक्ट. वेयर एग्जाम आईडी इक्वल टू 1, नाउ दिस इज ऑल्सो नॉट राइट बिकॉज आप वेयर क्लॉज को ग्रुप बाय क्लॉज के बाद में नहीं ले सकते. अगर ये वेयर क्लॉज ग्रुप बाय क्लॉज के पहले होता तो ये ऑप्शन सही हो सकता था, इसलिए ये भी गलत है. सेलेक्ट एवरेज एग्जाम स्कोर करेक्ट, फ्रॉम एग्जाम रिजल्ट दैट इज ऑल्सो करेक्ट. ग्रुप बाय एग्जाम आईडी ये भी सही है. एंड देन इट इज सेइंग दैट हैविंग एग्जाम आईडी इक्वल टू 1. सो बिकॉज ग्रुप बाय के बाद ही हम हैविंग को लेते हैं, और वी कैन सेट द क्राइटेरिया हियर. सो ऑब्वियसली दिस विल बी द राइट आंसर बिकॉज ये क्या करेगा, सारे जितने भी स्टूडेंट्स आईडी हैं उनका एवरेज फाइंड आउट करेगा, और उनमें से जिसका आईडी 1 होगा सिर्फ उसको देन वहां से वो एक्सेस करके आपको डिस्प्ले कर देगा. एंड ऑप्शन नंबर डी, ऑब्वियसली सेलेक्ट काउंट फ्रॉम एग्जाम रिजल्ट और वेयर एग्जाम आईडी इक्वल टू 1, डेफिनेटली ये सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ग्रुपिंग हमने की ही नहीं है. सो दिस इज हाउ वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर सी इज द राइट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. It is saying that which SQL statement do we use to find out how many students took each exam. Now it is saying that कि हमारे पास ये जो एग्जाम आईडी है 1 और 2, इसकी बेसिस पे हमें काउंट करना है कि टोटल 1 में कितने लोगों ने एग्जाम दिया और टोटल 2 एग्जाम आईडी में कितने लोगों ने एग्जाम दिया. सो ऑब्वियसली यहाँ पे जो ग्रुपिंग होगी दैट विल बी बेस्ड ऑन एग्जाम आईडी, और उसकी बेसिस पे हम काउंट कर लेंगे स्टूडेंट्स आईडी को. So on the basis of this, options are given: select count distinct student ID from exam result group by exam ID, that can be the right answer. Option B, select exam ID maximum student ID from exam result group by this. तो because यहाँ पे बोल रहा है how many, मतलब count करना है, तो obviously max तो होगा नहीं. Select exam ID count distinct student ID from exam result group by exam ID, that can also be the right answer. एंड एग्जाम आईडी मिनिमम इट इज सेइंग, तो ये भी गलत हो जाएगा. नाउ वी हैव टू ऑप्शंस, काउंट डिस्टिंक्ट स्टूडेंट आईडी फ्रॉम दिस एंड ग्रुप कर दो एग्जाम आईडी, बिल्कुल सही है. और यहां पर क्या कर रहा है, सेम क्वेरी है, सिर्फ एग्जाम आईडी को इसने एज ए कॉलम इंक्लूड कर लिया है. सो अगर आप इन दोनों क्वेरी को रन करोगे तो यू गेट द सेम आंसर, बट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एग्जाम आईडी की बेसिस पे हमें काउंटिंग करनी है. तो अगर आप इसके कंपैरिजन में, ऑप्शन नंबर ए के कंपैरिजन में अगर आप इसे एग्जीक्यूट करोगे तो आपको बेटर क्लियर पिक्चर मिलेगी, जहां पे ये बताएगा एग्जाम आईडी 1, एग्जाम आईडी 2, इसमें टोटल 4 स्टूडेंट, इसमें टोटल 5 स्टूडेंट. बट अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो यू विल गेट ओनली 4 and 5. तो आंसर तो मिल रहा है लेकिन क्लैरिटी हमें सेकंड में मिल रही है. और आइडियली जब भी हम ग्रुपिंग करते हैं तो जो कॉलम जिसकी बेसिस पे हमें ग्रुपिंग करना है उसे भी लेना चाहिए, प्लस जिसकी बेसिस पे एग्रीगेशन वैल्यू हमें काउंट करनी है वो भी हम दोनों को लेना चाहिए. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉन्सेप्ट ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Now here it is saying that what SQL statement do we use to print out the record of all students whose last name starts with L. Now इस टाइप के क्वेश्चन को हमने कई दफा किया है. सो ऑब्वियसली जिसका नाम L से शुरू होगा और उसके बाद कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए डेफिनेटली आपका सही होगा. तो यहाँ पे हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. देन मूव टू द क्वेश्चन 9. What is the result of following SQL statement? Now statement is written, select max मतलब highest value निकालना है, exam score मतलब इस फील्ड में, from exam result it's okay, group by exam ID इसकी बेसिस पे ग्रुपिंग हो रहा है. Now having exam ID equal to 1 मतलब exam ID जिनके 1 है, मतलब ये 3 और ये 4, इनमें सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू है
मतलब मैक्सिमम या लार्जेस्ट वैल्यू है एक स्कोर, उसे हमें फाइंड आउट करना है। सो 90 है, 78 है, 95 है और हमारे पास 70 है। सो वी कैन सी दिस 95 इज द लार्जेस्ट, सो द राइट आंसर वुड बी डेफिनेटली योर 95। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कैसे हम किसी भी क्वेरी का राइट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट बेसिक फंडामेंटल शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर इन द माइंड बिफोर अटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चंस। अगर आपके सामने कंप्यूटर सिस्टम है देन यू कैन ऑब्वियसली एग्जीक्यूट दीज ऑप्शंस एंड उसकी बेसिस पे आप रिजल्ट ले सकते हैं। बट इफ यू आर डूइंग थियोरेटिकली, ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट्स का होना बहुत जरूरी है। सो आई होप आपको ये हेल्प करेगा आपकी एसक्यूएल की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए और किस तरह से क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करना है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के अगले सॉल्यूशन के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।